वेलकम फ्रेंड्स। आज आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, कुछ प्रश्न भी कर रहा हूं। जैसे बिहार का पहला डिप्टी सीएम कौन था? अब तक कितने डिप्टी सीएम बिहार में बनाए जा चुके हैं? भारत के संविधान में एक राज्य में अधिक से अधिक कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं और कम से कम कितने मंत्री हो सकते हैं? साथ ही संविधान मंत्रियों के बारे में क्या कहता है? कैबिनेट मंत्री का प्रोविजन संविधान में है या नहीं है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स का क्या प्रोविजन है? बहुत शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूं। और कॉन्टेक्स्ट है, बिहार में सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हां, आज एनडीए के चुने हुए विधायकों की बैठक हुई है, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है और साथ ही तारकिशोर प्रसाद को, जो कटिहार से आते हैं, उनको उप नेता चुने गए हैं। इसके साथ ही इस बात पर एक विचार शुरू हो गया है कि इस बार सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम नहीं होंगे। डिप्टी सीएम का संवैधानिक प्रोविजन क्या है? कहां पर संविधान में यह लिखा है कि डिप्टी सीएम होगा? और अगर डिप्टी सीएम होगा तो उसका दर्जा क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों के बारे में, इन प्रश्नों के बारे में आज मैं आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूं। निवेदन है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों का चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो गया और 11 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन में चुने हुए सभी विधायकों का लिस्ट जो है बिहार के गजट नोटिफिकेशन पर उपलब्ध कर दिया गया है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसके पूर्व 14 नवंबर को 16वीं विधानसभा भंग कर दिया गया और इसके साथ ही 17वीं विधानसभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब आज की जो बैठक हुई है एनडीए जो विधायक दलों की, उसमें क्या हुआ है कि नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है और कल यानी कि 16 तारीख को वो बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। गवर्नर को उन्होंने आज एक लिस्ट सौंपा है, जिसमें 125 विधायकों के समर्थन का और सूची है और गवर्नर ने उनको कल जो है शपथ ग्रहण के लिए समय दिया गया है और कल 4:30 बजे के लगभग में बिहार के 17वीं विधानसभा के एक तरह से नेता के रूप में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। यहां पर तो कोई विवाद नहीं था, चूंकि प्रधानमंत्री महोदय ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि चाहे सीट कम आए या ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो एक मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है कि कितना मंत्री हो सकता है, अधिक से अधिक, कम से कम। क्या संविधान इसके बारे में कुछ कहता है? क्या 243 सदस्य क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? एक प्रश्न ये है। और ये जो मंत्रियों का दर्जा होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, जैसे उप मुख्यमंत्री हो गया, जैसे स्टेट मिनिस्टर हो गया, इनमें क्या अंतर है? इसके अलावा डिप्टी सीएम का क्या प्रोविजन है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। बिहार का पहला डिप्टी सीएम कौन था, इसके बारे में आपको समक्ष एक मैं कर रहा हूं। तो अब संविधान को भी समझते हुए हम लोग चलते हैं, शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 163 है, 163, उसमें कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा, जिसको कहा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देयर शैल बी वन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको लीड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर्स। यानी चीफ मिनिस्टर्स के अगुवाई में एक मंत्री परिषद होगा। प्रश्न है, क्यों होगा यह मंत्री परिषद? तो मंत्री परिषद का जो काम बताया गया है आर्टिकल 163 में, 163 में, कि गवर्नर को वो मंत्रणा देगा, सलाह देगा, क्योंकि सारा काम गवर्नर के नाम से होगा। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति, इंटायर एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित है, इसलिए सारा काम गवर्नर के नाम से होना है। लेकिन गवर्नर वो जो भी काम करेगा वो मंत्री परिषद के सलाह और उसके मंत्रणा के आधार पर करेगा और उसी सलाह और मंत्रणा को देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। उसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि एक चीफ मिनिस्टर होगा,
यानी प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति गवर्नर करेगा, उस राज्य का राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री का सलाह अनिवार्य है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति गवर्नर अपने सेटिस्फैक्शन के बाद करता है। वो देखता है कि किस दल को हाउस में मेजोरिटी प्राप्त है। अब प्रश्न उठता है कि अधिक से अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दा अभी चल रहा है, वो मैं बताने जा रहा हूं, और कम से कम कितना होगा। मैं आपको बता दूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो लंबे समय तक इस बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं था कि कितना मंत्री हो सकता है, कितना मंत्री कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, ऐसा कुछ माने अधिक से अधिक कितना हो सकता था, क्योंकि एक सीमा था कि कोलिशन का जो दौर आया, गठबंधन का दौर आया, तो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बहुत ज्यादा मंत्री बनाए जाने लगे। भारत के संविधान में संशोधन कर यह प्रोविजन लाया गया, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बदलाव हुआ, और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत एक प्रोविजन किया गया, संविधान में लिख दिया गया कि अधिक से अधिक मंत्रियों की संख्या चीफ मिनिस्टर सहित कितना होगा, 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये परसेंट किस चीज का, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, यानी अगर बिहार विधानसभा में 243 सीट है तो 243 का 15% अगर आप देखें, निकालें, जो 36.45 आता है। इससे ज्यादा नहीं होगा, जो 4-5 तो एक से भी कम हो गया। इसलिए बिहार विधानसभा में संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 164 ब्रैकेट में 1A के तहत मंत्रियों की अधिक से अधिक संख्या 36 हो सकती है, 37 मंत्री कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधान है जिसका पालन गवर्नर को करना होता है। तो अधिक से अधिक मंत्रियों की संख्या किसी भी राज्य में अगर कहिए, तो जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो जो टोटल विधानसभा का सदस्य संख्या होगा उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि हर राज्यों में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग है, इसलिए मंत्रियों का जो टोटल अपर स्ट्रेंथ होगा 15%, वो भी वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। लेकिन एक और बात कहा गया है इसी में कि कम से कम कितना मंत्री होगा, इसी 164 आर्टिकल में कहा गया है कि मिनिमम चीफ मिनिस्टर सहित 12 मंत्री होंगे, यानी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यह बताया गया है प्रोविजन, जो महत्वपूर्ण आपको मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। अब आप जानिए कि मंत्री कौन बनेगा। तो मंत्री वही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है जो कि निर्वाचित हुआ हो। मंत्री एमएलए भी बन सकता है जो विधानसभा का सदस्य है, और मंत्री एमएलसी भी बन सकता है जो विधान परिषद का सदस्य है। अब हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन बिहार में जैसे है, कई राज्यों में आज वर्तमान में 7 स्टेट्स में विधान परिषद है। लेकिन और यह भी कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो एमएलए या एमएलसी निर्वाचित हो, वो हो सकता है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड भी हो। यानी कि मंत्री बनने के लिए सदस्यता चाहिए, चाहे वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। एक और बात कहता है आर्टिकल, यही आर्टिकल कह रहा है कि मंत्री बनने के लिए इमीडिएटली शपथ दिलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सदस्य हो किसी भी विधानमंडल का। 6 माह तक वो बिना सदस्य रहे हुए वो मंत्री बन सकता है, और 6 माह के अंदर वो मंत्री नहीं बनेगा तो 6 माह के जिस दिन पूरा हुआ उसके तत्काल बाद वो अपना पद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब बात उठता है शपथ ग्रहण का। जैसे कल शपथ होने जा रहा है, गवर्नर फागू चौहान मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो मैं बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 164 ब्रैकेट में 3 ये प्रावधान किया गया है कि गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। शपथ का लैंग्वेज क्या होगा, ये 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है, 3य अनुसूची में दिया गया है कि वो शपथ का लैंग्वेज क्या होगा जिसके नाम पर वो लोग ओथ या अफर्मेशन लेते हैं। इसके अलावा
जो मंत्री नहीं बनेंगे उसको गवर्नर शपथ नहीं दिलाएंगे, केवल उन्हीं लोगों को शपथ दिलाएंगे जो मंत्री बनेंगे। और जो अन्य एमएलए होंगे जो कि मंत्री नहीं बनेंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा? उसके लिए जो प्रोविजन है वो भी प्रोविजन है कि या तो गवर्नर स्वयं या गवर्नर के द्वारा नामित व्यक्ति। होता क्या है कि गवर्नर एक सीनियर मोस्ट व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाता है। क्या उसका नाम है? प्रोटेम स्पीकर। यानी जो सीनियर मोस्ट, एक ऐसा 2-3 नाम देख लिया जाता है, जो एमएलए होता है सीनियर मोस्ट, जो मंत्री नहीं बना, उस व्यक्ति को गवर्नर जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में नॉमिनेट करता है और वही प्रोटेम स्पीकर को सबसे पहले गवर्नर शपथ दिला देता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि अन्य एमएलए को, सारे एमएलए को वो शपथ दिलाता है, क्योंकि इसके पहले जो शपथ हुआ वो गवर्नर दिलाया मंत्री पद का, लेकिन हर एमएलए को जो मंत्री बना हो या ना बना हो उसको भी शपथ दिलाना पड़ता है विधानसभा के सदस्य के रूप में, और उसका भी फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। इसके अलावा एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका भी चुनाव वहां पर होता है, जिसके बारे में यह महत्वपूर्ण बात है। अब सीधे सीधे मैं आपके समक्ष आता हूं कि मंत्री में एक तो चीफ मिनिस्टर हो गया, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। जो कैबिनेट मंत्री बनता है वो चीफ मिनिस्टर के बाद उनका दर्जा होता है। इसके अलावा राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं और उप मंत्री का भी प्रोविजन है। इसके अलावा अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा संविधान में है। जैसा कि मैं बताया 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संविधान में स्पष्ट रूप में वर्णित है। उसका जिसका हेड जो होता है चीफ मिनिस्टर्स होता है। सीएम का भी चर्चा है। कैबिनेट का चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 में है और किसी भी आर्टिकल में कैबिनेट वर्ड की चर्चा नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार कि कैबिनेट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह प्रावधान 352 आर्टिकल में है और कहीं पर भी इसका नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम की अगर बात करें, अगर आप जिसे कहते हैं उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री के बारे में ये चर्चा हो रही है कि तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार के एमएलए हैं वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं, क्योंकि एनडीए के उप नेता वो आज उनको बनाया गया है। और साथ में रेणु देवी जो कि भाजपा से हैं और रेणु देवी बेतिया से एमएलए बनी हैं, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अभी अब एक चर्चा चल रही है कि उप मुख्यमंत्री का प्रोविजन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मैं बता दूं, उप मुख्यमंत्री का पोस्ट संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। नोवेयर दैट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया था। तो उप मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम के बारे में बता दूं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का जो रुतबा है, जो स्टेचर है, वो जस्ट एक कैबिनेट मंत्री के बराबर है और कुछ नहीं है। उप मुख्यमंत्री को भी एक कैबिनेट मंत्री के समान एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, एक या एक से अधिक, और नॉर्मली सीएम के बाद उसका नंबर 2 दर्जा होता है। 1 नंबर पर सीएम, 2 नंबर पर डिप्टी सीएम। इसके अलावा अगर आप देखें तो उप मुख्यमंत्री को बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन दिया जा सकता है, जैसे गृह विभाग हुआ, जैसे विजिलेंस हुआ, जैसे फाइनेंस हुआ। जो महत्वपूर्ण विभाग उसको दिया जाता है। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स का जैसे ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, उसमें उप मुख्यमंत्री का रोल नहीं होता है। साथ ही जो फाइल सीएम के पास जाती है वो फाइल डिप्टी सीएम के द्वारा नहीं जाती है, जो जाना होता है। लेकिन ऑफ कोर्स जिन पर सीएम का सहमति जरूरी होता है वो सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री सीएम को भेजता है, डिप्टी सीएम के थ्रू नहीं भेजता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको बता दूं, बिहार में अब तक 4 डिप्टी सीएम बने हैं, ओनली 4। और जो प्रथम डिप्टी सीएम बिहार में बने हैं उनका नाम है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा।
और 1946 से 1957 तक बिहार के प्रथम डिप्टी सीएम रह चुके हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। और उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, ऑफ कोर्स फर्स्ट सीएम बिहार के वो थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। तो श्रीकृष्ण सिंह के समय में अनुग्रह नारायण सिंह प्रथम डिप्टी सीएम बने। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है। कर्पूरी ठाकुर 1967 से 68 के बीच में डिप्टी सीएम बने और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे 67-68 के दौरान महामाया प्रसाद सिन्हा। तीसरे नंबर पर सुशील कुमार मोदी, बिहार में सबसे अधिक समय तक डिप्टी सीएम रहने वालों में सुशील कुमार मोदी का नाम आता है और ये 2 बार डिप्टी सीएम 2005 से लेकर 2013 तक 2005 से लेकर 2013 तक वो लगातार 8 साल तक डिप्टी सीएम रहे और फिर 2017 से 2020 तक वो डिप्टी सीएम रहे और इस दौरान नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और डिप्टी सीएम में जो चौथा नाम बिहार में आता है वो है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव 2015 से लेकर 2017 के दौरान डिप्टी सीएम रहे और मुख्यमंत्री उस समय रहे नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर 4 डिप्टी सीएम अभी तक रहे हैं, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और सुशील कुमार मोदी और तेजस्वी यादव। और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि डॉक्टर तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, साथ ही रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ये 5वां और 6ठा नाम डिप्टी सीएम के लिस्ट में जुड़ जाएगा। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, यह भी तय हो गया है। अब सुशील कुमार मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि या तो वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा की कोशिश है कि उनका ही कैंडिडेट बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर जाए। तो सुशील मोदी के लिए एक पोस्ट वो संभावना लग रहा है कि शायद उनको दिया जाएगा, या सुशील मोदी को हो सकता है कि केंद्र में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। तो वो भी चूंकि कैबिनेट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट में विस्तार होने वाला है तो वहां पर भी उनको लाया जा सकता है। कुल मिलाकर नया सरकार बन गया है, 17वीं विधानसभा का गठन हो गया है। अब 16वीं विधानसभा भंग हो गई है और गवर्नर ने शपथ ग्रहण का टाइम मुकर्रर कर दिया है, जो कि 16 नवंबर को 4:30 बजे बिहार विधानसभा में एक्चुअली नए सरकार का गठन हो जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नाम एग्रीड हो गया है सब जगह से। वो बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एक इतिहास क्रिएट हो रहा है। तो ये संपूर्ण संवैधानिक पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी दिया। कैसा लगा ये वीडियो, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।